नमस्कार बच्चों। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जिसकी संख्या 40 है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ पर जिंक और कपर सल्फेट दो अभिकारक है, मिलकर जिंक सल्फेट और कपर का निर्माण कर रहा है। तो बोल रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आइए ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो इनमें से कौन सा सही होगा। संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करें, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित। तो यहाँ पर देखिए, जिंक जो है अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर जो है कम क्रियाशील तत्व। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यौगिक से विस्थापित कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा जिंक। देखिए यहाँ पर जिंक सल्फेट के साथ आ गया है, तो जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ है और कॉपर को बाहर कर दिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। ए नंबर ऑप्शन है पीला, बी नंबर ऑप्शन है नीला, सी नंबर ऑप्शन है चमकीला और उजला, डी नंबर ऑप्शन है लाल। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला और उजला। आइए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि लाल तप्त लोहा को जब उसके ऊपर जब जलवाष्प प्रयुक्त किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। ऑप्शन नंबर ए है फेरस ऑक्साइड, बी नंबर ऑप्शन है Fe2O3, सी नंबर ऑप्शन है Fe3O4, डी नंबर ऑप्शन है FeOH के होल थ्राइड। तो बताइए आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा, तो देखिए, जब लाल तत्व लोहे के ऊपर जलवाष्प स्टीम प्रवाहित की जाती है, तो प्रवाहित करने के बाद लोहे आंशिक रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है और उसके बाद जो बनने वाला मुख्य यौगिक है वो Fe3O4 है। Fe3O4 है। देखिए, जैसे यहाँ पर लोहा है, लोहा को जल से स्टीम जो है भाप, उससे अभिक्रिया कराई गई। तो जैसे ही अभिक्रिया किया तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का वियोग हो, मतलब ह्रास हो। तो देखिए यहाँ पर फेरस के साथ ऑक्सीजन मिल गया है, तो इसको बोलेंगे कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और यहाँ पर फेरस के साथ ऑक्सीजन मिलकर Fe3O4 बना दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर इनमें से देखिए कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ca इंटू OH के होल ट्वाइस, Ca इंटू OH के होल ट्वाइस कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोल रहा है, यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है। बोल रहा है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निर्माण किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। ये जो अभिक्रिया है ये आखिर किस प्रकार की है। तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित कर दे। यानी जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है और हाइड्रोजन कम क्रियाशील तत्व है, इसको यौगिक से विस्थापित कर दिया है और यहाँ पर बना दिया है जिंक सल्फेट और यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा दिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन। और विस्थापन में भी कौन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, क्रियाशीलता श्रेणी जो होता है, सक्रियता श्रेणी उसमें आपको याद रखना है कि अधिक क्रियाशीलता तो कौन कौन सा है। तो के एन ए काकी काका नन्ना काकी मांगे आलू जरीना फेविकॉल पब्लिक है क्यों होगी आगे ऑटो। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है, पोटेशियम।
तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरस, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन। यानी यहाँ पर देखिए जिंक जो है, जिंक यहाँ पर है और हाइड्रोजन यहाँ पर, ऊपर कौन सा है, जिंक है, इसलिए जिंक अधिक क्रियाशील होगा, हाइड्रोजन कम क्रियाशील होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। Na2SO4 BaCl2, ये जो है ये अभिकारक है, अभिकारक, ये जो है ये उत्पाद है, उत्पाद या इसी को प्रतिफल भी कहा जाता है। तो बोल रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। देखिए सोडियम क्या किया है, यहाँ पर बेरियम, इसको हटा दिया है, और बेरियम क्या किया है, सोडियम की जगह पर आ गया है, यानी बेरियम सल्फेट यहाँ पर बन गया, यहाँ पर NaCl नमक बन गया। यानी दो क्रियाशील तत्व एक दूसरे को यौगिक से जब विस्थापित कर दे तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, याद रहेगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच की परख नली में कौन सा विलयन था। आप दिमाग लगाए कि आखिर उस जांच की जो परख नली था उसमें कौन सा विलयन था। इसमें लोहे की कील को डुबा दिया गया है। तो जो लोहे का कील डुबाया गया है, ये क्या हुआ है, डुबाने के बाद इसके ऊपर मतलब इसका रंग परिवर्तित हो गया है, गहरा भूरा लाल हो गया है। आखिर इसमें कौन सा विलयन था। तो याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक सक्रियता श्रेणी को फिर से याद करेंगे। सक्रियता श्रेणी का ही खेल है। तो देखते हैं, काका नन्ना ट्रिक है ये, काका नन्ना काकी मांगे आलू जरीना फेविकॉल पब्लिक है क्यू होगी आगे ऑटो। ये इतना तत्व है। ऊपर जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सबसे अधिक क्रियाशील, और नीचे सबसे कम, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता क्या होगा, घटेगा। अब आइए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है लोहा, लोहा का संकेत क्या होता है, Fe। अब खोजिए Fe, तो Fe यहाँ पर है। अब देखिए Fe जो है ये इससे कम क्रियाशील कौन है। तो पहला बात देखेंगे कि जिंक सल्फेट, जिंक जो है ये अधिक क्रियाशील है, तो लोहा इसको कभी भी विस्थापित नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, फेरस सल्फेट। ये ऑलरेडी पहले से ही फेरस सल्फेट है, अगर उसमें डाल दिया जाएगा लोहे का कील तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद Al2SO4 के होल थराइड, इसको देखते हैं, तो एल्युमिनिया जो है यहाँ पर ये भी लोहा से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। कॉपर देखते हैं, तो कॉपर यहाँ पर है सबसे नीचे, यानी सबसे अधिक कौन क्रियाशील होगा, लोहा। लोहा, लोहा जो होगा अधिक क्रियाशील होगा, और कॉपर जो होगा ये कम क्रियाशील होगा, यानी लोहा कम क्रियाशील तत्व कॉपर को यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित, और इसको जैसे विस्थापित करेगा इसके जगह पर बना देगा FeSO4। इसलिए लोहे का रंग जो होता है भूरा लाल हो जाता है। लोहे का रंग कैसा होता है, भूरा लाल हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। अभिक्रिया, यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया है, बोल रहा है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया की अपघटन अभिक्रिया है कि उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग हुआ है, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, संयोग, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो गया, ऑक्सीजन का क्या हुआ, संयोग। आप देखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का संयोग होना, यहाँ पर ऑक्सीजन, पहला बात की ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, और दूसरा बात ऑक्सीजन का वियोग भी मतलब ह्रास भी हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास भी हुआ है यौगिक से। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो दिया है
यहाँ पर देखिए ये टूट गया है, कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन जाकर हाइड्रोजन से मिल गया है और जल का निर्माण कर दिया है, और कॉपर अकेला हो गया, यानी ऑक्सीजन का ह्रास भी हुआ है और संयोग भी हुआ है, यानी दोनों हुआ है। तो इसलिए बोलेंगे कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह एक रेडक्स रिएक्शन है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये एक रेडक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कैसे होगा डी, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा कलर ले लेते हैं। जब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी अभिक्रिया कराई जाती है जिंक धातु से, जैसे ही ये अभिक्रिया करता है जिंक धातु से, उसके तुरंत बाद यहाँ पर सोडियम सोडियम जिंकाइट का निर्माण होता है। किसका, सोडियम सोडियम जिंकाइट, इसका निर्माण होता है, सोडियम जिंकाइट का निर्माण होता है। और उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर हम लिख दिया है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराई जाती है तो सोडियम जिंकाइट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस बनता है। यह एक विस्थापन प्रतिक्रिया है जिसमें जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस छोड़ता है और सोडियम जिंकाइड का निर्माण होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक से होती है तो कौन सी गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, Na2ZnO2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कलर चेंज कर ले। तो यहाँ पर एक और अभिक्रिया दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, यहाँ पर देखिए ये है कॉपर और ऑक्सीजन दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है और बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग। हम लोग दो अभिक्रिया पढ़े थे, पहला पढ़े थे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे अवकरण अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम है अपचयन। अपचयन, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, ऑक्सीकरण में बोले थे कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग हो, और बोले थे कि हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो। जो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें उल्टा हो जाएगा अवकरण में। यहाँ पर संयोग लिखा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब ह्रास। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा। अब इसी में आपको खोजना है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ होगा उसको अवकरण बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो उसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जाकर मिल गया है और मिलकर बना दिया है कॉपर ऑक्साइड। तो इसलिए बोल देंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हुआ, इसलिए ए होगा कि बी, माने एक नंबर होगा कि दो नंबर, तो बोलेंगे कि एक नंबर होगा ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो कॉपर का। किसका ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 के होल ट्वाइस PbNO3 का होल ट्वाइस। ये जब
इसको जब आप गर्म कीजिएगा, इसको आप क्या करिएगा, जब आप इसको गर्म करिएगा तो गर्म करने के बाद ये विघटित हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, वियोजित होकर पीबी ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। यानी अब खोजिए इसमें से कौन सा होगा, ये बन रहा है और नाइट्रोजन तो नहीं बन रहा है, ये बन रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, बोल रहा है समीकरण CaCO3, मतलब ये समीकरण है, अब बोल रहा है कि ये किस प्रकार का समीकरण है, कौन सा समीकरण, वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन, आखिर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट, जब अब कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब एक अभिकारक यानी एक पदार्थ जब क्या हो जाए, टूट जाए, और टूटने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, तो उस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो कौन से यौगिक बनता है। ये पहले भी हम लोग देख लिए हैं कि जब लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित कीजिएगा, H2O प्रवाहित कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा Fe3O4 और यहाँ पर से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सी, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ पर भी अभिक्रिया दे दिए हैं, यहाँ पर देखिए फेरोफेरिक ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये इसका नाम क्या है, फेरोफेरिक ऑक्साइड, फेरोफेरिक ऑक्साइड। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, तो देखिए ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो बोलेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर, बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। ए नंबर ऑप्शन श्वेत, बी नंबर पीला, सी नंबर हरा, डी नंबर काला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, श्वेत, लाल, भूरा, हरा। बताइए इनमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हरा। यानी जो फेरस सल्फेट होता है इसका रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं का रंग कैसा होता है, धुआं का रंग कैसा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूरा, लाल, हरा, पीला। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, जो धुआं होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके धुएं का रंग कैसा होता है, इसके धुएं का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा भूरा होता है। आते हैं, बोल रहा है यहाँ पर कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जब कोई सांस लेता है तो सांस लेने के दौरान जो भी अभिक्रिया होती है वो आखिर किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी। बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। कैसे है तो बता रहे हैं, हम जब सांस लेते हैं तो कौन सा गैस जाता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाता है और ब्लड के साथ, यानी जो हमारे शरीर में है उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो जहाँ ऑक्सीजन का संयोग होगा वहाँ बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया, या उसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसी का दूसरा क्या नाम है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये किस प्रकार का उदाहरण है। साग सब्जी जो होता है वो टूट जाता है
टूटकर विघटित होकर कंपोस्ट बनाता है। और कंपोस्ट बनना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है बी नंबर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप ही बताइए, जब कोई चीज सड़ेगा, जब कोई चीज क्या होगा, सड़ेगा, सड़ कर बनाएगा कंपोस्ट, तो जैसे ही कंपोस्ट बनाएगा तो वहां से गर्मी निकलेगी, वहां से क्या निकलेगी, गर्मी निकलेगी, वहां से ऊष्मा निकलेगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी या ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता हो, तो उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, बोराई का उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें के बाद ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो उपचयन में हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग हो, ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग हो, और हाइड्रोजन का क्या हो, वियोग हो या ह्रास हो, तो उसी को क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो बताइए कौन सा होगा? ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का वियोग यानी ऑप्शन नंबर बी, सी नंबर है इलेक्ट्रॉन का त्याग, डी नंबर है इनमें से सभी। तो आप बताइए इनमें से कौन होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होगा तभी ना अभिक्रिया करेगा। तो आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन माने एक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर दे, तो उसी को क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहला ऑप्शन है NaCl विलयन कॉपर धातु, दूसरा है MgCl2 विलयन एल्युमिनियम धातु, तीसरा है FeSO4 विलयन सिल्वर धातु, चौथा है AgNO3 विलयन कॉपर धातु। तो सबसे पहले हम लोग सक्रियता श्रेणी को लिखते हैं। सक्रियता श्रेणी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सक्रियता श्रेणी ट्रिक क्या है? ट्रिक्स बोलेंगे, हम लिखेंगे काका नन्ना काकी मांगे आलू जरीना फेविकल पब्लिक है क्यों होगी आगे ऑटो, आगे ऑटो। अब चलिए बोल रहा है यहाँ पर, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सोडियम और कॉपर तुलना करते हैं। अगर ये वाला अधिक क्रियाशील होगा और इधर वाला कम क्रियाशील होगा तो हम लोग बोल देंगे वो ऑप्शन सही है। चलिए कॉपर, कॉपर कहाँ है? कॉपर यहाँ पर है। सोडियम, सोडियम कहाँ पर? यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर देखिए कॉपर प्लस NaCl ये अभिक्रिया करेगा? तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि ये कम क्रियाशील है, ये ज़्यादा क्रियाशील है। इसमें जाकर मिलेगा तो अभिक्रिया नहीं होगा। ये MgCl2 और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम प्लस MgCl2। अब देखिए खोजिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पर है, Mg यहाँ पर है। अभी Mg जो है ये अधिक क्रियाशील तत्व, जो ऊपर रहेगा वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे रहेगा वो कम क्रिया। बताइए कम क्रियाशील तत्व यौगिक से अधिक क्रियाशील तत्व वाला यौगिक जो होगा उसको बाहर निकालेगा? कम भी नहीं निकालेगा, तो ये भी गलत। तीसरा है FeSO4, FeSO4 इसके साथ सिल्वर धातु अभिक्रिया करेगा, सिल्वर धातु। अब बताइए सिल्वर यहाँ पर, अब फेरस यहाँ पर, ये जो होगा अधिक क्रियाशील होगा, तो ये होगा कम क्रियाशील। बताइए कम क्रियाशील तत्व तो अधिक क्रियाशील तत्व को कब हटाएगा? उतना दम ही नहीं है Ag के पास कि फेरस सल्फेट से फेरस को हटा सके, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। लेकिन कैसे होगा देखते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस यहाँ पर कॉपर। अब चलिए यहाँ पर देखिए कॉपर, कॉपर यहाँ पर है डब्बा वाला, और सिल्वर यहाँ पर नीचे है निचला डब्बा। बताइए सिल्वर जो है ये क्या है? कम क्रियाशील तत्व, जो नीचे रहेगा वो कम, ये जो है कॉपर ये अधिक क्रियाशील तत्व है। तो कम वाला अधिक को तो नहीं हटाएगा, लेकिन अधिक वाला कम वाला को हटा देगा। यानी कॉपर ज़्यादा क्रियाशील तत्व एकदम एक्टिव है, इसको क्या करेगा? Ag को उखाड़ के फेंक देगा, हटा देगा उधर।
तो यहाँ पर यौगिक बनेगा CuNO3 प्लस Ag, यानी इसको हटा दिया। तो बोल रहा है कि कौन सा एकल विस्थापन अभिक्रिया का प्रदर्शित कर देगा, तो ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शित करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, घटन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पर फेरस कॉपर सल्फेट, ये अपना आयन इधर देंगे, इसको विस्थापित कर देंगे, तो हो जाएगा क्या? FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीजन कॉपर का संजा कर मिल रहा है, यानी ये संयोग हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का संयोग हो तो उसको कहेंगे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, इसका उल्टा जो होगा वो होता है अवकरण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो। बताए थे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करें, अभिक्रिया करने के बाद जब उत्पाद का निर्माण हो तो उत्पाद के साथ साथ क्या बने? ऊष्मा बने। तो जब ऊष्मा बनेगा तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। जब ऊष्मा दीजिएगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया कीजिएगा तो उसमें ऊष्मा का जरूरी, उसको गर्म करना पड़ेगा तब जाकर कोई पदार्थ बनेगा। तो जिसमें आप ऊष्मा दीजिएगा यानी ऊष्मा का शोषी हो जाएगा, ऊष्मा शोषी हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। तो इसमें से कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा जो होता है उस लोहा पर जो जंग लगता है उसके क्रिया को क्या कहते हैं? तो जवाब देंगे संक्षारण। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि आलू का जो चिप्स होता है उसके थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? ए नंबर ऑक्सीजन, बी नंबर नाइट्रोजन, सी नंबर हीलियम, डी नंबर मीथेन। तो कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आलू का चिप्स की थैली जो होता है उस थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन ही क्यों भरा रहता है? तो नाइट्रोजन चिप्स को ताज़ा रखता है, इसके अलावा नमी को बचाता है, इसके अलावा ऑक्सीकरण द्वारा खराब होने की कोई संभावना नहीं होती है क्योंकि ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस का ट्रिक होता है न अगर कर जीरो रन, है न अगर कर, मतलब ये निष्क्रिय गैस में नहीं आता है। लेकिन निष्क्रिय गैस का ट्रिक क्या होता है न अगर कर जीरो रन ओ जी। ये जो टोटल जो है ये सब निष्क्रिय गैस है, इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, नाइट्रोजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि AB प्लस CD मिलकर एडी, ये अभिक्रिया जो है ये आखिर कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए ध्यान से, ए क्या किया है? C को हटा दिया है और C क्या किया है? A के स्थान पर आ गया है। तो जब C A के स्थान पर आ जाएगा, C A के स्थान पर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा C, तो बनेगा क्या? CB। और यहाँ पर आ जाएगा A तो क्या बनेगा? AD। तो देखिए AD या प्लस CB यहाँ पर बना। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो बताए थे कि दो क्रियाशीलता तो एक दूसरे को यौगिक से जब हटा दे तो उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध से दही बनना ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक दोनों, इनमें से कौन सा? तो जवाब दीजिए इनमें से कौन सा होगा? तो दूध से जब दही बनेगा, जब दूध से दही बनेगा
तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हुआ कि उसको पुनः अवदूध में परिवर्तित नहीं करेंगे, यानी उसको उल्टा नहीं कर सकते। ये अच्छा, दही में कौन सा जीवाणु, दूध दही में कौन सा जीवाणु रहता है? तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आइए विस्तार से समझते हैं। दो पदार्थ है मिलकर इस पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जो भी पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं, या इसको प्रतिफल भी कहते हैं। अभिकारक को अभिकर्मक भी कहते हैं। अभिकारक को अभिकर्मक भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो भाग है इसको बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलेंगे उत्पाद। तो बोला कि भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? अभिकारक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि वे अभिक्रियाएं जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होता है। बताए थे ना, जहाँ शोषी दे देगा उसके पहले उष्मा लगा दीजिएगा तो हो जाएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। बोला कि काली चूना पर जब जल डाल दिया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होता है? तो जब भी आप काली चूना पर पानी डाल दीजिएगा, काली चूना पर क्या कीजिएगा? पानी डालिएगा, तो पानी डालने के बाद उसमें से उष्मा उत्पन्न होने लगेगा। काली चूना पर जैसे ही आप काली चूना पर पानी डालिएगा तो पानी डालने के बाद क्या उत्पन्न होने लगेगा? उष्मा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा क्या होगा? उत्पन्न होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी। जिसमें उष्मा शोषण हो तो उसको उष्माशोषी कहते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। बोल रहा है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तु पर कुछ समय के लिए जंग, मतलब कुछ समय बाद जंग लग जाता है, जिससे काफी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो बताए थे आपको कि जब भी लोहे में जंग लग जाएगा, लोहे में जंग लगेगा, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? संक्षारण है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। बोल रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एवं पृथ्वी से जल ग्रहण कर लेते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पृथ्वी से जल ले लेते हैं, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। इसके बाद पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उसके अलावा ये जल भी छोड़ते हैं, उसके अलावा ये ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। ये टोटल का टोटल कौन सी अभिक्रिया है? टोटल का टोटल कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? तो जवाब दीजिएगा। ये जो है ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो तो उसे ही प्रकाश रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? ए नंबर KCl, HCl, NaCl, AgBr। यानी पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो होता है प्रकाश के संपर्क में जैसे ही आता है तो आने के बाद तुरंत अपघटित हो जाता है और सिल्वर और ब्रोमाइड में विभाजित हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जैसे देखिए AgBr पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो ये जैसे ही प्रकाश पड़ेगा विघटित होगा, प्रकाश पड़ेगा विघटित हो जाएगा। किस में विघटित हो जाएगा? दो में, Ag प्लस Br। सिल्वर ब्रोमाइड दोनों अलग अलग विभक्त हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में कौन उपचायक है?
निम्न में कौन उपचायक है? ए नंबर ऑप्शन हाइड्रोजन, बी नंबर ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नंबर ऑप्शन ऑक्सीजन, डी नंबर ऑप्शन हाइड्रोजन सल्फेट। तो आइए देखते हैं उपचायक कौन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन असल में उपचायक जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। कौन होगा? हाइड्रोजन। तो देखते हैं उपचायक किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकरण होकर दूसरे को अपचयन कराता है। यहाँ पर अभिक्रिया भी आगे देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्रबल उपचायक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी उपचायक है, H2S उपचायक। चले आगे देखते हैं। हाइड्रोजन यह आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, धातुओं को ऑक्साइड को धातु में बदल दे देता है। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि आखिर उपचायक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया है, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराए हैं, तो जिंक मिला है और हाइड्रोजन जल मिला है। अब देखिए ये जो है ये जिंक ऑक्साइड है, यानी इसमें ऑक्सीजन है। इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। इसमें ऑक्सीजन यानी इसको बोल देंगे ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है। ये क्या है? धातु का ऑक्साइड है। तो उपचायक किसको कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटा दे, वैसा पदार्थ जो किसी धातु से ऑक्सीजन को क्या करे? हटा दे। तो जो हटाने वाला पदार्थ होता है उसी को उपचायक कहते हैं। यानी यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है इसको हाइड्रोजन तोड़ दिया है और तोड़कर जल बना दिया है, लेकिन जिंक को अलग कर दिया है, ऑक्सीजन से अलग कर दिया है। तो ऑक्सीजन से अलग करने वाले जो पदार्थ होता है उसी को हम लोग कहते हैं उपचायक। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपचायक। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? उपचायक। नेक्स्ट, शरीर में भोजन का पचना। हमारे शरीर जो होता है ये भोजन पचता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं, खाने के बाद भोजन पचता है, पचने के बाद वो विघटित होता है, विघटने के बाद ऊर्जा बनता है। ये आखिर कौन सी अभिक्रिया है? तो हमने बताया था कि जब भी हम भोजन करते हैं तो अभिक्रिया होती है, और जब हम सांस लेते हैं तो क्या जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाएगा और हमारे शरीर में जो भी भोजन विखंडित होगा उस विखंडित भोजन से ऊर्जा बनाएगा, ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन से जो पदार्थ संयोग करेगा, यानी ऑक्सीजन का जब किसी पदार्थ से संयोग होगा तो उसी को बोल देंगे उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 37 है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने के बाद जो लवण तथा जल बनता है वो कौन सी अभिक्रिया है? तो बोलेंगे उदासीनीकरण। आखिर उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल तथा क्षार आपस में मिलेगा तो मिलने के बाद लवण तथा जल का निर्माण करेगा। मिलने के बाद किसका निर्माण करेगा? लवण तथा जल का निर्माण करेगा। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेते हैं, अम्ल जैसे HCl हो गया, क्षार ले लेते हैं NaOH, ये अभिक्रिया करेगा H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस। तो देखिए प्लस वाला माइनस वाला से जाकर मिल जाएगा माइनस वाला प्लस वाला से। तो देखिए यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस OH और H मिलेगा तो बना देगा H2O, यानी यहाँ पर जल बन गया, ये क्या है? लवण बन गया। तो देखिए हम बोल देंगे कि ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि लवण तथा जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ यानी जो हम लोग खाते हैं, इसको जब लंबे समय तक कहीं खुले जगह पर छोड़ देते हैं तो वो विकृत गंधी हो जाता है, यानी महकने लगता है, गंध देने लगता है, स्वादहीन हो जाता है, ये आखिर किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किस कारण द्वारा होता है? तो इसके साथ उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने लगता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी जो ये खाद्य पदार्थ है उससे ऑक्सीजन मिल जाता है और मिलकर वो खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसीलिए
बोलेंगे कि इससे कौन सी अभिक्रिया होती है, ये क्यों होता है, उपचयित हो जाता है, उसी के कारण होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन है। प्राकृतिक गैस मीथेन जब जलता है, बताइए इसका दहन क्या है। ए नंबर ऑप्शन बोला है ये ऑक्सीकरण है, बी नंबर संश्लेषण प्रक्रिया, सी नंबर विस्थापन, डी नंबर इनमें से कोई। तो देखिए जब आप मीथेन को जलाइए, किसी भी पदार्थ को जलाइएगा तो उसमें कौन सी का जरूरत है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इससे क्या होगा, संयोग होगा। जब इसे जलाइएगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग होगा। तो बोलेंगे कि वो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, याद रहेगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये इतना ही हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला है। तो देखते हैं, बोला कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, यानी उसको उसके लिए कोई बड़ी ज्वाला की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कौन सा पदार्थ है, मोमबत्ती जो है उसके लिए बहुत ज्वाला की जरूरत पड़ेगी, केरोसिन तेल उसके लिए भी ज्वाला की जरूरत पड़ेगा, कोयला के लिए और ज्वाला की जरूरत। लेकिन यहाँ पर जो मीथेन गैस है, ये जो है बिना ज्वाला की जरूरत पड़ती है। मीथेन बिना ज्वाला की ज़रूरत पड़ता है मीथेन को जलाने के लिए। तो देखिए इसके बाद तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ज्वाला आखिर इस टॉपिक के बारे में क्या है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए मीथेन। मीथेन गैस का दहन बिना ज्वाला के होता है। आखिर कैसे होता है, क्योंकि यह गैस जलने पर हवा में मिश्रित हो जाता है और एक हल्के आंच के लगने, यानी हल्का चिंगारी भी लग जाएगा तो इसमें आग पकड़ लेगा। चूल्हे गैस पर थोड़ा सा भी चिंगारी लगे आग पकड़ लेगा। मोमबत्ती ले लीजिए, इसको जलाने के लिए निश्चित रूप से ज्वाला देना पड़ेगा, जितना इसका ज्वलन ताप जितना होगा मोमबत्ती को उतना देना पड़ेगा। केरोसिन तेल, इसके लिए जलने के लिए इसका ज्वलन ताप जितना होगा उतना देना पड़ेगा। कोयला को भी जलने के लिए इसके ज्वलन ताप के बराबर देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, ठीक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपने इतना अंत तक वीडियो को देखा और 40 के 40 क्वेश्चन का जवाब दिया। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।